Myself Navdeep Kaur. I am from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagapurana. Today we are going to discuss class 8th subject SST, chapter number 6 from the history, Revolt of 1857. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हम एक्सप्लेन करूँगी मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन में क्या है कि बाय द 1857 इंडिया हैड कंप्लीटेड 100 ईयर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो मतलब 1857 में पूरे 100 साल पूरे हो चुके थे किस चीज़ के कि जो अंग्रेज हमारे भारत में आ चुके थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द इंडियंस वर अनहैप्पी एंड रीसेंटेड फॉरेन रूल एज द ब्रिटिश वर ऑप्रेसिव एंड एक्सप्लोटेटिव। जो ब्रिटिश लोग थे भारत के लोगों के ऊपर उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वाज टू ड्रेन इंडियाज वेल्थ एंड टू एक्सप्लॉइट। उनका मेन क्या मतलब मोटिव था कि जो भारत में लोग थे उनका जो वेल्थ था मतलब पैसे थे वो अपने देश में लेके जाने थे। एंड देयर वाज अपराइजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड अगेंस्ट द ऑप्रेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। जो उनके प्रबंध की पॉलिसीज थी however most of the popular revolt remained localized and started as a resistance movement by the soldier took the form of widespread popular revolt। ये सारा जो रिवॉल्ट था ये मतलब पूरे एरिया में या पूरे इंडिया में फैल गया था। तो सबसे पहले इसके हम कॉजेज के बारे में देखते हैं। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। तो फर्स्ट पॉइंट कॉजेज मतलब कारण। कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट के क्या कारण थे? तो सबसे इसके 3 और 4 टाइप के कारण हैं जो कॉज है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशियो रिलीजियस फैक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? पॉलिटिकल कॉजेज। इसमें इसके कौन से कॉजेज है? फर्स्ट है पॉलिटिकल, सेकंड हमारे पास है इकोनॉमिक, थर्ड पॉइंट है हमारे पास कौन सा? सोशियो रिलीजियस। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 टाइप के जो इसके कॉजेज हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले पॉलिटिकल कॉज। ठीक है जी, पॉलिटिकल कॉज के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल कॉज में सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कुछ पॉलिसीज़ थी जो अडॉप्ट की गई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा वो कारण बनी क्योंकि वो चारों ओर फैल चुकी थी अमंग द इंडियन रूलर्स एंड देयर सब्जेक्ट। लॉर्ड डलहौजी यूज्ड द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। उसने सबसे पहले ये चीज़ यूज़ की थी कि जो लैप्स की नीति थी वो शुरुआत की थी। उस नीति के अकॉर्डिंग क्या था, अगर किसी राजा की कोई संतान नहीं थी तो उसका जो साम्राज्य था वो सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता था और वो किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था, अडॉप्ट नहीं कर सकता था किसी बच्चे को। इट गेव द कंपनी द पावर टू अनेक्स एनी स्टेट। इसने कंपनी को पावर दे दी कि वो कोई भी स्टेट को अपने अंडर कंट्रोल में ले सकती है। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसी कई सारी स्टेट्स थी जो अपने अंडर कंट्रोल में ले ली। फॉर एग्जाम्पल है सतारा, नागपुर और झांसी। डलहौजी ऑल्सो स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द इंडियन रूलर। अगर किसी रूलर का अपना आपसी मतलब कोई विचार विमर्श में भी उन्होंने इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। And the last Mughal emperor Bahadur Shah Jafar, also known as Bahadur Shah II, was under the protection of the company and received a pension from them। ये मतलब बहादुर शाह को अंग्रेजों के द्वारा पेंशन दी जाती थी। By the 1849, Lord Dalhousie announced the successor of Bahadur Shah Jafar would not be allowed to reside at the Red Fort। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया कि अनाउंस कर दिया कि वो उसको लाल किले के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। 1856 में क्या हुआ कि जो लॉर्ड कैनिंग था उसने अनाउंसमेंट की कि जो सक्सेसर है बहादुर शाह जफर वुड नॉट बी अलाउड टू यूज़ द टाइटल ऑफ मुगल रूलर। वो मुगल रूलर के नेम को नहीं यूज़ कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सारी जो चीज़ें थी ये लोगों में उन्होंने ये सारी जो पॉलिटिकल कॉज के अंदर आते हैं क्योंकि उन्होंने बहादुर शाह जफर को उसके जो टाइटल थे वो भी सारे छीन लिए। उनके जो अधिकार थे जहाँ जहाँ वो जा सकता था उसको वहाँ पे जाने से मना कर दिया। ये सारे कारणों के कारण ये हम पॉलिटिकल कॉज के अंदर इसको लेते हैं।
देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक कॉज, दैट इज अ सेकेंड। इकोनॉमिक कॉज में क्या है कि सबसे पहले है ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी। ब्रिटिश अंग्रेज, रेवेन्यू क्या होती है, इनकम, पॉलिसी मतलब कोई भी अगर हम स्कीम वगैरह लागू करते हैं। द पॉलिसीज अडॉप्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। इकोनॉमिक मतलब एक्सप्लोटेशन होता है अत्याचार करना या किसी को टॉर्चर करना। यू हैव ऑलरेडी लर्नड हाउ द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी। हमें पता है कि जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, वो टोटली मतलब किसानों के ऊपर उसका सारा जो इफेक्ट पड़ा था। ज़मींदार एंड कंपनी ऑफिशियल्स बन चुके थे, वो ज़बरदस्ती उनसे जो मतलब जो टैक्स वगैरह इम्पोज किया जाता था किसानों के ऊपर। एंड जगीर्स वाज अनदर कॉज टू रिसेंटमेंट। उसके अगर वो टैक्स पे नहीं करते थे तो उसकी जो ज़मीन थी उसको अपने कंट्रोल में वो ले लेते थे। तो सेकंड कौन सा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है कि हम इंडस्ट्रीज लोकेट करते हैं, स्थापना करते हैं। डी इंडस्ट्रियल मतलब उसको जो थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश करनी। इंडिया वाज फोर्स्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू बिकम अ मेजर सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, इंडिगो, सिल्क, ये सारी चीज़ें भारत से लेके जाते थे वो। इंडिया ऑल्सो सर्व्ड एज द मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज। और उसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो टोटली ख़त्म कर दी। ट्रेडिशनल जमींदार एंड लेबर हु पैट्रोनाइज दीज इंडस्ट्रीज वर ऑल्सो रून्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने ये छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे व्यापार थे अपने घर पे बैठ के जो उद्योग वगैरह चलाते थे, वो टोटली उनको डैमेज कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोशियो एंड रिलीजियस कॉसेस। इसमें क्या था कि जो 19th सेंचुरी थी उसमें ब्रिटिश ने स्टार्ट कर दिया कि जो इंटरफेयर करना मैटर ऑफ दी सोशल कस्टम, जैसे सामाजिक रीति रिवाज थे हमारे, उनमें इंटरफेयर करना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये लोगों को ये चीज़ बिल्कुल वो सहन नहीं कर पाए कि कोई हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाए। एक्टिविटीज़ ऑफ सम क्रिश्चियन मिशनरीज को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, तो सब लोग उनके जो अपोजिशन में आ गए। तो लास्ट हमारे पास क्या है, मिलिट्री कॉज। कौन सा है, थर्ड, ये अदर कॉज में आते हैं, ठीक है जी, ये तीन मेन है, ये वाला है अदर कॉज में आता है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में क्या है कि जो हमारे जो सिपाही थे वो बैडली अपने हाउस में रखा जाता था। दोनों तरह के जो मतलब होते थे, सिपाही होते थे ब्रिटिश के और जो इंडियन होते थे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। जो ब्रिटिश सिपाही होते थे उनको मतलब जो सहूलतें वगैरह थी वो ज़्यादा दी जाती थी, और हमारे जो इंडिया के सिपाही होते थे उनके साथ बहुत ही मतभेद किया जाता था, ठीक है जी, ये भी एक कारण था। उसके साथ है इमीडिएट कॉज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इमीडिएट कॉज, जिसको हम तत्कालीन कारण बोलते हैं। इमीडिएट कॉज क्या था, एक मंगल पांडे था सिपाही हमारा इंडिया का, उन्होंने एक राइफल दी जाती थी, ठीक है जी, शुरुआत मंगल पांडे ने की थी इसकी। राइफल को जो मुंह से छीलकर उसको कारतूस को उसके बीच में डालना होता था, तो फिर सिपाहियों ने क्या किया, उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। वो जो कारतूस होता था उसके आगे चर्बी लगी होती थी, या फिर गाय की या फिर जो सूअर की चर्बी लगाई जाती थी। तो इससे क्या हुआ, जो हमारे सैनिक थे वो भड़क उठे और उन्होंने होश में और जोश में आकर अपना ये सत्याग्रह कर दिया अंग्रेजों के खिलाफ। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट। स्प्रेड मतलब फैलना, स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट कैसे फैला, कहाँ तक फैला, किस किस जगह पे जाके किन लोगों ने इसका साथ दिया। ग्रेट अपराइजिंग स्टार्ट, सबसे पहले शुरुआत हुआ ये मेरठ के नाम से। मेरठ एक प्लेस है, 9 मई 1857 को।
ठीक है जी। नेक्स्ट प्लेस पे आए ये दिल्ली में, सारे लोगों ने इसका साथ दिया। दिल्ली से आगे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बिहार, ये सारे प्लेसेस पे होता हुआ आके ये लास्ट पे यहाँ पे अहमदाबाद, हैदराबाद तक यहाँ पे आया। सुप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट, सुप्रेशन मतलब दबाना, ठीक है जी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया क्योंकि सारे लोगों ने इकट्ठा होके इसके साथ मतलब जो काम था वो नहीं किया। फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, ये रिवॉल्ट फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि लोगों ने इसमें सारे लोग इकट्ठा मिलके नहीं इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है जी। उनका कोई लीडरशिप जो मतलब अगवाही करने वाला कोई नेता अच्छा नहीं था, उनको लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जाके क्या चीज़ करनी है। लेकिन इससे एक चीज़ लोगों को ज़रूर क्लियर हो गई कि अगर हम विद्रोह नहीं करेंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ तो वो हमें छोड़ के हमारे भारत में को छोड़कर नहीं जाएंगे, उनसे हमें बगावत करनी ही पड़ेगी। ये चीज़ लोगों के माइंड में समझ आ चुकी थी। तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने क्या किया, तो ये फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस की उन्होंने, फिर इकट्ठा होकर लोगों के सामने जो उन्होंने शुरुआत की कि हम जब नेक्स्ट हमारा रिवॉल्ट करेंगे तो इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के सामने ये रिवॉल्ट करेंगे। थैंक्स।